बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था उसको हमने हाफ़ कंप्लीट किया था और हाफ़ अभी हमारे पास वो टॉपिक जो है वो रहता है। हमारे पास जो प्रीवियस टॉपिक था उसका नाम था टीई वेव, यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अब टी का मतलब है कि ई जी जो है वो ज़ीरो है और बी जी ज़ीरो नहीं है, और टी एम का मतलब है कि ई जी ज़ीरो नहीं है और बी जी जो है वो ज़ीरो है। जब हम टी की बात करते हैं तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जी कंपोनेंट जो है उसको इक्वल रखते हैं एक्स और वाई। जब इसको हमने सॉल्व किया था, ये सारी कैलकुलेशन हम प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन निकल के आया था उसमें हमने के एक्स कैलकुलेट किया था, फिर हमने के वाई कैलकुलेट किया था, और जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन था टी का वो था बी जी बी नॉट कोज एम पाई एक्स ओवर ए कोज एन पाई वाई ओवर बी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अब हमने ये सोल्यूशन के एक्स और के वाई जो है इसको पुट करना है इस के की इक्वेशन के अंदर। ये के जो है हमें ये बताता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर किन कंडीशन के ऊपर प्रोपेगेट करेगी। तो हमारे पास ये के एक्स और के वाई की जो वैल्यू हम यहाँ पर ये निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ के का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और 1 ओवर सी स्क्वायर जो है इसको हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि के जो है वो लाजमी तौर पे रियल होना चाहिए या कम्प्लेक्स होना चाहिए। के कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर के हमारे पास इमेजिनरी आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर हमें आंसर माइनस में मिलेगा, तो कभी भी हमारे पास जो वेव है वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। इस मकसद के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास ये एक इसका फॉर्मूला बन के आ जाता है ओमेगा स्क्वायर माइनस सी पाई होल स्क्वायर एम ओवर ए होल स्क्वायर प्लस एन ओवर बी होल स्क्वायर। सी स्क्वायर को जहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर ये कॉमन हमने ले लिया, तो सी पाई होल स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करके हम इसको के स्क्वायर ही लिख देते हैं। अगर के को हम एक लम्हे के लिए ज़ीरो लेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू सारी माइनस में उस तरफ जाके प्लस हो गई, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फैक्टर। अब अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये आ जाएगा सी पाई स्क्वायर रूट इस एम और एन वाले फैक्टर के ऊपर आ जाएगा। और ये अब हमारे पास के उस वक्त ज़ीरो होगा जब ओमेगा जो है हमारे पास ये वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू के बराबर होगी। तो इसका मतलब हमें जो आंसर है इस ओमेगा का इसके बराबर नहीं रखना, या हमें इससे ज़्यादा रखना है, या अगर हम इसके बराबर रखेंगे तो के हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तब भी वेव हमारी प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो हमने यहाँ पर आंसर जो है हमेशा इस फैक्टर से ज़्यादा रखना है, तो हम इसको नाम देते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम एन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा एम एन सी पाई अंडर रूट एम ओवर ए होल स्क्वायर प्लस एन ओवर बी होल स्क्वायर ये वैल्यू आ जाती है। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ के, क्योंकि के अगर रियल होगा तो ही वेव जो है वेव गाइड के अंदर जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है उसमें प्रोपेगेट कर सकती है। इस वजह से हमारे पास हमेशा जो ये ओमेगा होगा उसकी वैल्यू इस ओमेगा से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है टी की सूरत में कितनी होती है, तो टी की सूरत में हमारे पास जो एम है उसको 1 लेट किया जाता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, और एन जो है उसको 0 लेट किया जाता है। तो हमने इस फार्मूले में एम की जगह 1 पुट करना है और एन की जगह 0।
तो जब हम ये काम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सी पाई 1/a होल स्क्वायर प्लस 0, तो सी पाई ओवर a ओमेगा 1 0। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है टीई वेव की। इसका मतलब अगर हमें रिक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर टीई वेव को ट्रांसमिट करना है, प्रोपेगेट करवाना है, तो लाजमी तौर पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की सेंस में अपना ये फार्मूला लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखा जाएगा? तो हमारा ये फार्मूला जो है कुछ इस सेंस में लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एम एन होल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमने कॉमन लेके 1/c लिख दिया, तो ये हमारे पास के का फार्मूला आ गया इन द सेंस ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो के है उसका जनरल फार्मूला ओमेगा ओवर वी है। बेसिकली अगर बात करें स्पेस की तो हम फार्मूला लिखते हैं ओमेगा ओवर सी, क्योंकि मीडियम की बात हो रही है तो मीडियम के लिए ओमेगा ओवर वी लिखेंगे। वी ऊपर चला गया और ये के नीचे आ गया, तो हमने ये के की वैल्यू इस फार्मूले में पुट की। जब यहाँ पुट करेंगे ओमेगा से ओमेगा कट के सी ऊपर चला जाएगा। अब ये ओमेगा कहाँ से आया? हमने यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 माइनस ओमेगा एम एन होल स्क्वायर ओवर ओमेगा बच जाएगा। तो जब इस फैक्टर को हम गौर से देखते हैं तो हमारे पास नीचे वाला फैक्टर जो है सी ओवर वाला, ये हमेशा लेस देन 1 होगा। जब ये लेस देन 1 होगा तो हमारे पास इस v का आंसर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो वेव है, स्पीड है, वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर स्पीड जो आ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। तो ये क्या सीन है? यहाँ पर ये बात समझने की, याद रखने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास जितनी भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है वो बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चल रही हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ़र्ज़ किया ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारे पास। अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। इनको हम नाम देते हैं फेज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज़ भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड का फेज़ भी मौजूद है। ये जो हमने स्पीड की बात की है यहाँ पर, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फेज़ की बात है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज़ है और जो मैग्नेटिक फील्ड का फेज़ है, उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हमारे जो इस्तेमाल में आती है स्पीड, जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना होता है, जिसको हमने यूज़ करना होता है, वो होती है ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी जो है वो हमेशा फेज स्पीड से कम होती है। कलेक्टिव स्पीड जो हमें मिलती है, जिसने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है, वो ग्रुप स्पीड होती है। और ग्रुप स्पीड का जो फार्मूला होता है वो याद रखना है। ग्रुप वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डी ओमेगा ओवर डी के। अब इसको अगर आप इन्वर्स करें तो यही फार्मूला ग्रुप स्पीड का कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 1/dk/d ओमेगा। अब इसको हमने इस सेंस में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर के मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस के का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा और उसको 1 कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो जो आंसर आएगा वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से कम आएगा। और वही हमारे पास क्या है जी, ग्रुप स्पीड मेंशन हो रही होती है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास ग्रुप स्पीड जो है 1/dk/d ओमेगा। हमने इस के का डेरिवेटिव लिया, ये आप खुद डेरिवेटिव इसका लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आंसर इसका बन के आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा कॉमन आके ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो ग्रुप वेलोसिटी c√1 माइनस ओमेगा एम एन ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो फैक्टर है हम ऊपर बयान कर चुके, ये लेस देन 1 है। जब लेस देन फैक्टर 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रुप स्पीड ऑफ लाइट से कम आ जाएगी, जो कि हमारे पास प्रूव है कि हमें जो एनर्जी मिल रही होती है वो ऐसे पार्टिकल से या ऐसी वेव से मिल रही होती है जिनकी स्पीड या तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी या स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में टीई वेव को, उसी को हमने आज कंप्लीट किया।
अब हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ, जो है TM वेव इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। अब TM वेव क्या है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट हम जीरो कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जी कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे कि वो जीरो नहीं है। सेम कैलकुलेशन है और ये बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर 9.31 है, ग्रिफिथ की बुक 4th एडिशन जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास देखिए वही सारी कैलकुलेशन है, इसमें ई जी इज इक्वल टू एक्स और वाई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ई जी वाली, तो ये ई जी की वैल्यू यहाँ पुट करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, उसी तरह से डिवाइड करें बोथ साइड पे एक्स और वाई के साथ। तो जब एक्स और वाई के साथ हम डिवाइड करेंगे ये इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से ये वाला फैक्टर हम 1 एक्स पार्शल स्केयर एक्स पार्शल एक्स स्केयर ये माइनस के एक्स के बराबर रखेंगे, और ये वाला जो है हम माइनस के वाई के बराबर रखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो बन के आ जाएगी वो ये आ जाएगी। यहाँ से के स्केयर हम इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी के फाइंड करने की। अब ये फैक्टर अगर गौर से देखें आप, ये एक ऑसिलेटरी मोशन इक्वेशन बन जाती है। तो इसको जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर हमें कुछ इस सेंस में मिलता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब हम TM वेव को डिस्कस करते हैं तो इसमें हमने जो सोल्यूशन फाइंड करना होता है, जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी होती है, वो डायरेक्ट अप्लाई होती है। TE के अंदर जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसमें डिफरेंशियल लेने के बाद अप्लाई करते हैं। ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। यानी जब आपने TM की बात करनी है तो TM के अंदर आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। लेकिन TE के अंदर डेरिवेटिव लेने के बाद आप बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और बाउंड्री कंडीशन बिल्कुल वही x0 a0 x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दूसरा फैक्टर बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास साइन वाला फैक्टर जो है kx प्रोवाइड करेगा। kx यहाँ पर भी किसके बराबर आ गया? m पाई ओवर a। तो x यहाँ पर a साइन kx x आ जाएगा। वहाँ पे हमारे पास किसके बराबर आ था? वहाँ पे कोज आ रहा था। इसी तरह से जब y को सॉल्व करेंगे तो y का आंसर यहाँ पे आएगा c साइन ky। वहाँ पे कोज आ रहा था, यहाँ पे साइन आ गया। तो देखिए दोनों में डिफरेंस बेसिकली कहाँ आया। जब हम TM की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन इस्तेमाल होगा, जब TE की बात करेंगे तो कोज इस्तेमाल में आएगा। और कंडीशन kx और ky की बिल्कुल सेम आएंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ये आपने याद रखनी है बात। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा E का वो a साइन kx x c साइन ky y, ax और ay ky की वही सेम वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू वही पुट कर दी हमने। अब अगेन हमारे पास वही इक्वेशन यहाँ दोबारा लिख ली k की, यहाँ पे k की वैल्यू पुट की। उसी तरह से हमने k जो है उसको लिखना है इन द सेंस ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की सेंस में लिखते हैं तो हमारे पास फार्मूला ये आ जाता है। अब यहाँ पर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। TE के अंदर अभी हमने देखा, हमने जब TE को लेट किया था तो हमने M1 और N को 0 रखा था। जो आपके पास लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है TE में वो M1 है और N 0 है। लेकिन TM में जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसमें M भी 1 है और N भी 1 है। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ओमेगा 1 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आती है। इसका मतलब अगर हमें ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर प्रोपेगेट करवानी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वेव जो है वो प्रोपेगेट कर पाएगी। अब देखें, अब इसी न्यूमेरिकल के अंदर ये कहा गया है कि हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो TE की है और TM की है उन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। तो TM की जो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है वो आई है c पाई ओवर a 1 प्लस a स्केयर ओवर b होल का स्केयर। लेकिन जो TE की है वो सिर्फ c पाई ओवर a है। जब दोनों को डिवाइड किया जाता है तो ये फैक्टर कट जाएंगे और हमारे पास जो फैक्टर है वो √1 प्लस a ओवर b होल का स्केयर ये बच जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है? ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पर भी जो फेज स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर आएगी। फेज स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर होगी, लेकिन जो ग्रुप वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। तो ये था बेसिकली हमारा
एक छोटा सा आर्टिकल जो प्रीवियस आर्टिकल से ही लिंक्ड था, जिसमें हमने सिर्फ सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया था प्रीवियस आर्टिकल में। आज हमने उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बात भी कर ली है। और जो मेन पॉइंट है आपने जो समझना है वो ये है कि वेव वेक्टर या जो हमारे पास के फैक्टर है जो बता रहा है प्रोपेगेशन के बारे में, वो वेव तभी प्रोपेगेट करेगी अगर के की वैल्यू रियल होगी या कम्प्लेक्स होगी। अगर के की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी तो कभी भी वेव गाइड के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चाहे टी ई हो या वो टी एम हो, वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।